हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। तो मैं सेल प्रोफेसर डी.एन. पांडे, स्टेशन रोड, फतुहा, पटना। तो मैं प्रीवियस क्लास में केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बताया था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ संरचना बताया था। तो उससे जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन था तो उसमें बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो मैंने बताया था फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकेराइड बताया था। कार्बोहाइड्रेट में क्या बताया था? ओलिगोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट में केमिकल कंपोजिशन में केमिकल कंपोजिशन of plasma membrane तो इसमें बताया था फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन। थर्ड बताया था कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट में बताया था ओलिगोसैकेराइड। इसे बताया था 1 to 1.5%। मैंने बताया था, ये बताया था 20 to 79%, 20 to 70%। तो ये माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद 20% वाटर बताया था। 20% क्या बताया था? वाटर। 20% क्या होती है? वाटर। तो ये फॉस्फोलिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वाटर हो गया 20%। वाटर हो गया 20%। तो ये ओलिगोसैकेराइड में, जो ओलिगोसैकेराइड है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? बहुत कम है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? बहुत कम है। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है। तो बहुत सारे बुक में कार्बोहाइड्रेट या ओलिगोसैकेराइड की मात्रा दिया हुआ नहीं है। तो ये नहीं समझिए कि दिया हुआ नहीं है तो नहीं है। दिया हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। इसलिए किसी बुक में ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं दिया हुआ है और इसकी भी मात्रा किसी बुक में वैरी करता है। कोई बुक लिखता है कि 40 से 60% इस तरह से, उसके तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं। जो एक्चुअल रूप में है वो मैंने बता दिया। फॉस्फोलिपिड जो है 20 to 79%, प्रोटीन 20 to 70%, कार्बोहाइड्रेट यानी ओलिगोसैकेराइड 1 to 1.5% और वाटर जो है 20%। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक विशेष स्थान लेता है और कार्बोहाइड्रेट के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन करने की क्षमता होती है, मैंने सेल टू सेल पहचान करने की क्षमता होती है। इसमें क्या होती है? सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन सेल टू सेल पहचान, कोशिका से कोशिका की पहचान होती है। ये कोशिका से कोशिका की पहचान करती है, मैंने एक कोशिका दूसरे कोशिका को पहचान करती है। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन का अर्थ होता है पहचान। क्या? पहचान। नेचुरली है कि आप जो है मनुष्य के शरीर के कोशिका में
किसी दूसरे जीव के कोशिका को डालेंगे तो वह जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारा सेल एक्सेप्ट करेगा ना, किसी दूसरे शरीर के कोशिका को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मनुष्य का किडनी है, और मनुष्य के किडनी के साथ किसी दूसरे जीव के किडनी को लगाया जाए, बंदर के किडनी को लगाया जाए, बंदर के गाय के किडनी को लगाया जाए, तो क्या एक्सेप्ट करेगा? हमारा शरीर उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए सेल टू सेल पहचान करने की क्षमता होती है। जैसे मनुष्य जाति है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों हैं, तो मनुष्य जाति में जो स्त्री और पुरुष है, तो पुरुष के शुक्राणु अपनी ही जाति के स्त्री के अंडाणु की पहचान करता है, इसलिए उसके साथ संलयन कर जाएगा। लेकिन मनुष्य का शुक्राणु है ना, दूसरे जीव के जाति में यदि जाएगा तो वो क्या करेगा? रिफ्यूज कर देगा। जैसे मनुष्य का शुक्राणु किसी अदर एनिमल को दिया जाए, जैसे गाय भैंस को दिया जाए, तो वहाँ पर ये शुक्राणु एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए सेल टू सेल पहचानने की क्षमता होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन करने की क्या होती है? क्षमता होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होते हुए भी इसका महत्व जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत कुछ है। क्या है? बहुत कुछ है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन करती है, माने सेल टू सेल पहचान करती है, अपने सेल को पहचान लेती है, दूसरे सेल को ये रिफ्यूज कर देती है, दूसरे सेल को रिफ्यूज करती है। जैसे आपके शरीर में क्या व्हाइट ब्लड कलश है, व्हाइट ब्लड कलश है, और व्हाइट ब्लड कलश में यदि कोई हानिकारक बैक्टीरिया प्रवेश करता है, हानिकारक बैक्टीरिया क्या करता है? प्रवेश करता है, तो हमारा व्हाइट ब्लड कलश उस हानिकारक बैक्टीरिया के सेल को पहचान लेता है, हानिकारक बैक्टीरिया को पहचान लेता है और उसे क्या कर देता है? उसे नष्ट कर देता है। उसे क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो ये सभी बातों को ख्याल रखना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण क्या है? घटक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे शरीर में क्या है? शरीर के कोशिका का महत्वपूर्ण घटक है, जिसके द्वारा सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन होती है। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन होती है, सेल टू सेल ये पहचान करता है। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा होने से ये नहीं समझिएगा कि अनुपयोगी है, ये बहुत उपयोगी है। इतना ही से ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन करता है। क्लियर? तो ये मैंने उस दिन नहीं बताया था, लेकिन आज बता दिया। क्यों? यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में ये जरूरत पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में ये क्या पड़ेगा? जरूरत पड़ेगा। तो हम बताने जा रहे हैं अब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के कार्य। तो माय डियर स्टूडेंट, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के कार्य, तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली का पहला कार्य होगा कि यह सेल को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। सब सोचने की बात है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहता, तो सेल की आकृति आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार नहीं होती। ये नहीं रहे, इसको
इसको हटा दिया जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए तो सेल पता चलेगा कि कैसा है? नहीं ना, इसको हटा दिया जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दिया तो सेल पता चलता है? नहीं ना पता चलता है। यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। तो क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स समझ गए? तो पहला फंक्शन हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। डिफिनिट शेप प्रदान करती है। क्या करती है? डिफिनिट शेप प्रदान करती है। डिफिनिट, ये डिफिनिट शेप प्रोवाइड करती है। डिफिनिट शेप प्रोवाइड करती है, मैंने प्रोवाइड टू दी डिफिनिट शेप, है ना? प्रोवाइड टू द डिफिनिट शेप ऑफ दी सेल को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। अब दूसरा देखिए कि सेल को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। आप बताइए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, तो अंदर में बहुत सारे अंग हैं, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी है, ये गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इस पर यदि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, तो कोई भी आघात करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, मारेगा, यहाँ मारेगा तो ये चोट अंदर की ओर चला जाएगा। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो डायरेक्ट जो है ये चोट अंदर की ओर जाता। तो इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। माने जो इंजरी होती है उससे सुरक्षा प्रदान करती है, माने प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है बाहरी आघातों से। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो एक बात जान गए, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे हमारा स्किन है, हमारे शरीर के अंदर वाले चीजों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, उसी तरह से सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस सेल को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये दूसरा फंक्शन हो गया। अब देखिए तीसरा फंक्शन, ये चयनात्मक पारगम्य का काम करता है। सेलेक्टिवली पारगम्य यानी सेलेक्टिवली परमिएबल का काम करता है, या सेमी परमिएबल अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो ये जो है थर्ड है ये चयनात्मक पारगम्य सेलेक्टिवली
selectively permeable, selectively permeable या सेमी परमेबल, सेमी परमेबल और पारगम्य का कार्य करती है। यानी यह जो है चयनित पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देती है, चयनित पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देती है, तो ये चयनात्मक पारगम्य का काम करती है। चौथा होगा कि ट्रांसपोर्ट में काम करती है, ये ट्रांसपोर्ट, चौथा होगा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का काम करना, भेजना किसी चीज को या बाहर निकालना। ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, दो चीजें होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव सक्रिय, पैसिव का होता निष्क्रिय, क्या होती है निष्क्रिय, निष्क्रिय पारगम्य, पारगम्य भी बोल सकते हैं, निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट करना, निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट है ना। तो निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट अभिगमन भी कह सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट निष्क्रिय अभिगमन, निष्क्रिय अभिगमन ही अभिगमन, निष्क्रिय अभिगमन का काम करती है। तो निष्क्रिय अभिगमन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये जो पदार्थ के कण हैं, पदार्थ के कण हैं, वह जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं, और तब तक जाते हैं जब तक दोनों के सांद्रता इक्वल नहीं हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अतः ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अतः उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों के अणु या आयन गमन करते हैं, पदार्थों के अणु या आयन गमन करते हैं, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, अतः उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों के अणु या आयन जो है गमन करते हैं, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पदार्थ के अणु या आयन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि वसा में घुला हुआ पदार्थ, वसा में घुलनशील पदार्थ
है ना। तो वसा में घुलनशील पदार्थ को कौन से अभिगमन कराता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा भाग अभिगमन कराता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वही गमन कराता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड है वही गमन कराता है। तो इसमें ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। क्या हो गया? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या हो गया? पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एक एक्टिव होगा, दूसरा पैसिव होगा, निष्क्रिय अभिगमन। ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। तीसरा में तीसरा है ट्रांसपोर्ट की बारी ना, चौथा है नहीं ये तीसरा हो गया था आपको कौन सा फंक्शन? सिलेक्टिवली परमेबल। ये चौथा हो गया, चौथा के ए हो गया, चौथा के क्या हो गया? चौथा के ए हो गया, जो समझिए चौथा के ए हो गया। चौथा के पैसिव ट्रांसपोर्ट निष्क्रिय अभिगमन, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, अतः उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों के अणु या आयन गमन करते हैं। क्लियर? मैंने इसमें जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, जैसे वसा में घुलनशील पदार्थ, जैसे वसा में घुलनशील पदार्थ, वसा में जो घुला हुआ है, फैट में जो घुला हुआ है, वसा में घुलनशील पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड लेयर वसा सतह से अभिगमन करते हैं। वसा में जितने भी घुलनशील पदार्थ है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड लेयर से अभिगमन करते हैं। तो ये हो गया। ये इसी तरह से जल में घुलनशील पदार्थ जो जल में घुलने वाले हैं, जल में घुलनशील पदार्थ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जल में घुलनशील पदार्थ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन लेयर से अभिगमन करते हैं। तो वसा में घुलनशील पदार्थ प्लाज्मा, वसा में घुलनशील पदार्थ, वसा में जो घुलनशील पदार्थ है वह उच्च सांद्रता वाला है और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। जल में घुलनशील पदार्थ उच्च सांद्रता वाला है, तो जल में जितना भी जो भी पदार्थ है, तो जल में घुला हुआ पदार्थ क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। वही जल में घुलनशील पदार्थ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन लेयर से अभिगमन करता है। तो ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब है अगला है इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट, चौथा का ये एक पहला फंक्शन है, चौथा का दूसरा है एक्टिव। क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बी क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय अभिगमन में क्या होता है? इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः पदार्थ
के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, सक्रिय विगमन में इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः पदार्थ के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसे नोट करिए। इसके बाद अगला फंक्शन मैं तुरंत बताता हूँ, जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से इसे नोट करेंगे। इसके बाद अगला फंक्शन मैं बताने जा रहा हूँ, नोट कर लिए। नोट हो गया? तो जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भी ऊर्जा एटीपी ऊर्जा की जरूरत पड़ जाए तो एटीपी मिलता है, और एटीपी के सहारे पदार्थ के अणु जो है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। अब जो है अभी मैंने बताया था 5 जो है 5 फंक्शन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन माने सेल टू सेल पहचान। कोशिका से कोशिका की पहचान प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होती है। अभी मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट में कोशिका एक कोशिका दूसरे कोशिका को पहचान लेती है, यानी हमारे शरीर की कोशिका दूसरे जीव के कोशिकाओं को तुरंत पहचान लेगी और उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहुत बार देखे होंगे कि एक आदमी के किडनी निकाल कर दूसरे आदमी को किडनी को फिट किया जाता है, तो उस समय भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। उसका ब्लड ग्रुप मैच कराना रहता है और वह मैच करेगी नहीं करेगी। ठीक है, मैच किया तो ठीक है, मैच नहीं किया मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो आदमी में जब ये अंतर है, आदमी में भी कभी कभी अंतर हो जाता है ये। ठीक है, तो ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन माने कोशिका से कोशिका की पहचान करती है, कोशिका से कोशिका की पहचान प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होती है। और 6 जो है बताया गया था एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का अर्थ होता है कि अंदर से बाहर की ओर जाना, माने एक्सोसाइटोसिस का अर्थ होगा बाहर जाना। अंदर वाले पदार्थ जब बाहर जाता है, अंदर वाले पदार्थ क्या होता है, बाहर जाता है, तो एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है, बाहर जाना। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा मैंने बताया था कि सेल के अंदर कुछ वैसे पदार्थ होते हैं जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रख सकती है, तो कहाँ जाते हैं, बाहर। क्या जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो बाहर जाते हैं तो उसी को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। एक्सो का अर्थ होता है बाहर जाना, यानी कोशिका के अंदर जो बेकार पदार्थ हैं जिनको कोशिका नहीं रख सकती है तो बाहर जाएंगे, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। और ये किसके द्वारा पूरा होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा पूरा होती है। और मैंने कल ही बताया था इंडोसाइटोसिस यानी अंदर की ओर जाना, तो अंदर जाने में 2 चीज बताया गया था, इनोसाइटोसिस साइटोसिस। इसमें तरल पदार्थ ये ठोस पदार्थ यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब तरल पदार्थों को
अंदर करना है, तरल पदार्थों को अंदर करना है तो नली के आकार हो जाती है या थैली के आकार हो जाती है। नली के आकार माने अंदर की ओर धस कर, कल बताया था कि अंदर की ओर धस कर नली के आकार हो जाती है, एक थैली के आकार हो जाती है और इसका मध्य भाग से टूट जाती है। मध्य भाग से क्या हो जाती है? टूट जाती है। ये बताया गया था कि थैली के आकार का या नली के आकार का या नली के आकार का हो जाती है और ये भाग टूट जाएगा और यहाँ जो भी पदार्थ रहेगा वो सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर क्या हो जाएगा? चला जाएगा। सेल के अंदर क्या हो जाएगा? चला जाएगा। ये पिनोसाइटोसिस में होती है। और फेगोसाइटोसिस में होती है, किसी ठोस पदार्थों को अंदर करना है तो केवल थैली के आकार के होगी, इस आकार के होगी, थैली के आकार के होगी, नीचे की ओर धस कर अंदर की ओर धस कर थैली जैसी बन जाएगी और ठोस पदार्थ को अंदर चला जाएगा। तो दोनों पिनोसाइटोसिस तरल पदार्थ को अंदर वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी तरल पदार्थ को अंदर करती है उसे पिनोसाइटोसिस कहेंगे। वैसी प्रक्रिया जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी ठोस पदार्थों को अंदर करती है तो उसे फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये माय डियर स्टूडेंट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन हुआ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन कार्य तो आता है परीक्षा में कि राइट डाउन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्यों को लिखे। तो पहला कार्य मैंने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। पहला कार्य बताया कि ये क्या करती है? कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो कोशिका जो है गोलाकार, बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार नहीं हो सकता है। तो कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। दूसरा मैंने बताया, दूसरा क्या बताया कि सेल को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे हमारी त्वचा हमारे शरीर के अंगों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी प्रोटेक्ट करती है ना, आउटर सराउंडिंग से। तो आउटर सराउंडिंग से हमारे बॉडी को क्या करती है? हमारी त्वचा जो हमारे बॉडी को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर के चीज़ों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये दूसरा बताया था। तीसरा मैंने बताया था सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल, यानी चयनात्मक पारगम्य का काम करती है या अर्ध पारगम्य का काम करती है, अर्थात चयनित पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देती है। चयनित पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देती है। चौथा मैंने बताया ट्रांसपोर्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, माने पैसिव और एक्टिव। पैसिव में क्या होता है कि निष्क्रिय अभिगमन है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इससे पदार्थ के अणु जो है या आयन जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं और एक्टिव में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इससे निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। फिर मैंने बताया 5 जो है एक्सोसाइटोसिस, यानी अंदर वाले पदार्थ बाहर निकलना। फिर इंडोसाइटोसिस, यानी बाहर वाले पदार्थ अंदर जाना। बाहर वाले पदार्थ अंदर जाएगा तो इंडोसाइटोसिस होगा। और इंडोसाइटोसिस में मैंने बताया पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा? तरल पदार्थ अंदर जाएगा कोशिका के। फेगोसाइटोसिस में ठोस पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हुए। और उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिनोसाइटोसिस के लिए या तो कैनल बनेगा या थैली बनेगा। और फेगोसाइटोसिस के लिए थैलीनुमा संरचना अंदर की धंसकर थैलीनुमा संरचना बनाती है, जिसके कारण ठोस पदार्थ अंदर की ओर चला जाता है। ये सभी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट समझ गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया गया था कौन कौन से मॉडल? सैंडविच मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सैंडविच के समान होती है। यूनिट मेम्ब्रेन एकांत झिल्ली होती है। तीसरा बताया गया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल में मैंने बताया था कि जो उसमें फॉस्फोलिपिड होती है वो अर्ध तरल होती है और वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तरलता प्रदान करती है। और फॉस्फोलिपिड के समुद्र में बर्फीले प्रोटीन का द्वीप होता है। और ये भी मैंने बताया था कि जैसे एक बर्तन में
एक बर्तन में पानी रखेंगे, उसमें बर्फ डालेंगे तो बर्फ ऊपर की ओर तैरते रहता है। तो उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है मोजाइक का काम करता है। प्रोटीन क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोजाइक का प्रतिरूप है, मोजाइक का प्रतिरूप है। तो ये सारे चीज बताया था। फिर बताया था उसी में गुलाब जामुन मॉडल फ्लूइड मोजाइक मॉडल को कहा जाता है, क्योंकि गुलाब जामुन जो है चाशनी में, शुगर के चाशनी में, शुगर सोल्यूशन में ऊपर की ओर तैरते रहता है। उसी तरह से प्रोटीन भी तैरते रहता है। प्रोटीन की व्यवस्था मैंने बताई थी। प्रोटीन की व्यवस्था एक्सट्रिंसिक होती है और इंट्रिंसिक होती है। एक्सट्रिंसिक का परिधि के बाहर और इंट्रिंसिक का परिधि के अंदर। तो ये मैंने बताई थी। और इंट्रिंसिक में दो बातें बताई थी, जल विरोधी और जल स्नेही। जो विरोधी रहेगा वो फॉस्फोलिपिड के अंदर रहेगा, और जो जल स्नेही रहेगा वो परिधि के बाहर भी रह सकता है। तो ये सारी बात बताई थी। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन मैंने बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रक्चर मैंने बताई, माइक्रोविलाई, सिलिया, फ्लैजिला, ठीक है, सिलिया, फ्लैजिला, ये सभी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड संरचनाएं मैंने बताई। इसके बाद उसमें पिनोसाइटिक और फेगोसाइटिक क्रिया बताई जो यहाँ उपयोग हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये सारे चीज बता दिया गया है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको खत्म हो गया। तो इतना चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया, और जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उस तरह का आप जवाब देंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर आएगा बनाने का, तो जो मॉडल पूछेगा सैंडविच मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन या फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उस मॉडल को आप देंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन पूछेगा, फंक्शन लिखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है तो उसको देंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलिया फ्लैजिला में अंतर पूछेगा तो सिलिया फ्लैजिला में अंतर बताएंगे। तो जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उसी तरह का आपको आंसर देना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे रह सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने पूरे चैप्टर पूरे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे बहुत बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज बायोलॉजी में इतना ही। और वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह का वीडियो आपके तक अपडेट होते रहें। तो माय डियर स्टूडेंट, आज बायोलॉजी में इतना ही। और आप सभी को है ना, थैंक्स से लॉट, गुड बाय।